हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम आपको पढ़ा दिया था कि कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। और उस पे जो है इफेक्ट, अगर डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। हमने बताया था कि डीओडी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस पर डीओडी का इफेक्ट क्या आएगा, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डीओडी का इफेक्ट क्या आएगा। आज देखते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगी। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड डालो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो होता है अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, एक वो वॉल्यूम आएगा, एक वो पॉइंट आएगा जहां पे कंडक्टेंस सोल्यूशन की क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी। जिस वॉल्यूम, जिस पॉइंट पे सोल्यूशन की कंडक्टेंस एक सैचुरेशन में आ जाएगी उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सपोज दैट ये हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं और यहाँ पे हम कंडक्टेंस लेते हैं, कंडक्टेंस लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन हमने 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था जिसकी कंडक्टेंस क्या थी, 0.2। और सपोज इसको हम फिर क्या करते हैं, फिर इसको डाइल्यूट करते हैं, हमने 2 ml कर दिया तो इसकी कंडक्टेंस हो गई 0.23। फिर इसको डाइल्यूट कर दिया, हमने 3 ml कर दिया, 3 ml कर दिया तब इसकी कंडक्टेंस हो गई मान लो 0.26। फिर हमने 4 ml कर दिया तो कंडक्टेंस हो गई 0.27 और 5 ml कर दिया तो कंडक्टेंस हो गई कितनी, 0.30। फिर 6 ml किया तब भी कंडक्टेंस कितनी है, 0.30। 7 ml किया तब भी कंडक्टेंस कितनी है, 0.30। 8 ml किया तब भी कंडक्टेंस 0.30। यानी कि जो 5 ml है इसका, 5 ml के बाद कंडक्टेंस क्या आ जाती है, उसकी फिक्स हो जाती है, जो कंडक्टेंस नहीं बढ़ती है। इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस पॉइंट पे, जिस वॉल्यूम पे उसकी कंडक्टेंस एक फिक्स हो जाए, उसके बाद कंडक्टेंस ना बढ़े, उसे क्या कह देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, नोट करो। अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, a point of volume where conductance, where conductance of solution, conductance of solution is saturated, is saturated. A point of volume where conductance of solution is saturated is known as infinite dilution. तो जिस पॉइंट पे सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या आ जाए, सैचुरेशन में आ जाए, सैचुरेटेड में आ जाए, उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस पॉइंट पे, जिस वॉल्यूम पे इसकी कंडक्टेंस एक सैचुरेशन में आ जाए, यानी कि फिक्स हो जाए, उसके बाद कंडक्टेंस ना बढ़े, उस पॉइंट को क्या कह देंगे, वहां से इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। क्या डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस पॉइंट के बाद, जितने ml के बाद उसकी कंडक्टेंस फिक्स हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ना बंद हो जाती है, उस वॉल्यूम और उस ml को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको नोट करो। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने बताया था अगर सोल्यूशन को अगर डाइल्यूट कर दें तो डाइल्यूट करने पर क्या होता था, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती थी, और लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था उसके डीओडी पे कोई फर्क नहीं आता था। तो अगर डाइल्यूट करते थे तो उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्या कंडक्टेंस तो इंक्रीज करेगी, लेकिन डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता था वो कंप्लीटली उस पर कोई डिफेक्ट नहीं आता था। क्यों, क्योंकि जो अल्फा होता था ये क्या था, 100% होता था, ये अल्फा कितना होता था, 1, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था सोल्यूशन में डालने पर क्या करता था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता था। अल्फा उसका कितना होता था, 100% होता था, इसलिए उसके डीओडी पे कोई डिफेक्ट नहीं आता था। लेकिन कंडक्टेंस क्या होती थी, इंक्रीज कर जाती थी। जो कंडक्टेंस होती थी, कंडक्टेंस क्या करती थी, इंक्रीज कर जाती थी।
कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज कर जाती है कि वो डाइल्यूट करते थे, जब सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते थे तो उसमें क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन है, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, जो डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन की डिस्टेंस क्या करती थी, इंक्रीज कर जाती थी। फिर जो कंडक्टेंस उसकी इंक्रीज कर जाती थी, क्यों इंक्रीज कर जाती थी, क्योंकि डाइल्यूट जब सोल्यूशन को जब डाइल्यूट करते थे तो कैटायन आयन की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती थी, ये हमने आपको पढ़ाया था। कैटायन आयन की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती थी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो डिस्टेंस जब इंक्रीज कर जाती थी तो जो कैटायन आयन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या करता था, डिक्रीज कर जाता था। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या करता था, डिक्रीज कर जाता था। डिस्टेंस कैटायन आयन की इंक्रीज करती थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका जो है डिक्रीज कर जाता था, जिससे चार्ज की मोबिलिटी वो क्या होती थी, बढ़ जाती थी, चार्ज की मोबिलिटी बढ़ जाती थी। तो हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती थी। कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज कर जाती थी, कैटायन आयन की जो डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती थी और उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता था, इसलिए मोबिलिटी उसकी चार्ज जो कैटायन आयन की जो है मोबिलिटी बढ़ जाती थी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें देखना है मोलर कंडक्टेंस, मोलर क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ले लिया या 0 से। तो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो है उसकी मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। इसको पहले ग्राफ का रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ से मान लो सपोज दैट कोई सोल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन सपोज दैट हम मान लेते हैं √C है, कंसंट्रेशन कितना है, √C है। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ये y एक्सिस है जिसपे हमने क्या दिखाया कि मोलर कंडक्टेंस है, ये x एक्सिस है जिसपे हमने दिखाया कि कंसंट्रेशन कुछ है, क्या है उसका, कंसंट्रेशन है। अब सपोज दैट हमने कोई सोल्यूशन लिया, जब सोल्यूशन लिया तो उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो कुछ उसका कंसंट्रेशन होगा, कुछ तो उसका कंसंट्रेशन होगा और कुछ उसकी कंडक्टेंस भी होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि कुछ उसका कंसंट्रेशन था और कुछ उसकी कंडक्टेंस थी। अब क्या करते हैं, इसको हम फिर डाइल्यूट करते हैं, जब डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन इसका घट जाएगा, डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा लेकिन कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन तो इसका घट जाएगा, मान लो घट के इधर आ गया, लेकिन कंडक्टेंस तो इसकी इंक्रीज कर जाएगी। डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन घटेगा लेकिन कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब क्या करते हैं, फिर इसको पुनः फिर डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने पर फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, डिक्रीज कर गई लेकिन कंडक्टेंस इंक्रीज कर गई। फिर इसको हमने डाइल्यूट किया तो इसका क्या, कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। फिर इसको डाइल्यूट करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे इसकी कंडक्टेंस में क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। हमें बताया था कि ये कंडक्टेंस में जब इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो जहां पे कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 0, जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब कंसंट्रेशन इसका 0 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन 0 होने पर उसमें कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा। जब कंसंट्रेशन इसका 0 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 0। जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो इसके जो कंडक्टेंस में क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ये क्या है, सपोज दैट मान लेते हैं कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या है, 0 हो गई। तो यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये जो है कटेगा तो ये कंडक्टेंस पे यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन। अब देखते हैं इसका ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा, ये बन के आएगा। ये इस पॉइंट पे क्या है, ये जो कंडक्टेंस आई, ये कंडक्टेंस जो है ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आई, जिस पॉइंट पे सैचुरेशन थी। फिर समझ लेते हैं कि कोई सोल्यूशन था जिसका कोई कुछ कंसंट्रेशन था और कुछ उसकी कंडक्टेंस थी।
फिर इसको हमने डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने पर उसका कंसंट्रेशन घट गया और कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। तो जब डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन इसकी घट गई और कंडक्टेंस इसकी बढ़ गई। फिर इसको डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन घट गई, कंडक्टेंस बढ़ गई। इसको फिर हमने क्या किया, डाइल्यूट किया तो फिर कंसंट्रेशन घटी, कंडक्टेंस बढ़ी। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी और उसकी कंडक्टेंस में क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। तो ये पॉइंट जो है जहां पे कंसंट्रेशन जीरो है और कंडक्टेंस क्या है, इसी को क्या कहेंगे, कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को क्या कहेंगे, कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं y mx प्लस सी, y mx प्लस सी। अच्छा देखो y क्या है, ये तो y है और ये क्या है, x है। तो y पे क्या है, कैप m, y पे क्या है, कैप m। और यहाँ पे ये c जो होता है, जो पॉइंट कट करता है, c जो होता है उसका इंटरसेक्ट जो होता है, जो पॉइंट कट करता है उससे क्या कहेंगे हम, c। तो c क्या है, डेल m, ये है कैप m, c जो है ये कैप m है। x क्या है, x है रूट c, x क्या है, रूट c। अब ये पॉइंट यहाँ पे काट रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। कुछ भी स्लोप होगा तो ये स्लोप नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हैं हम, ग्राफिकल से जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम ग्राफिकल से मोलर कंडक्टेंस को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं, इसको नोट कर लो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको नोट करो। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डीओडी भी इंक्रीज कर जाती थी, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो भी इंक्रीज कर जाता था, कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता था, कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता था, मोबिलिटी भी इसकी इंक्रीज कर जाती थी। क्योंकि डीओडी इसलिए इंक्रीज करता था, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता था, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता था, इसलिए क्या करते थे, इसकी डीओडी इंक्रीज कर जाती थी। जैसे सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करते हैं तो कुछ पहले डिसोसिएट होगा, फिर डाइल्यूट करते हैं फिर डिसोसिएट होगा, फिर डाइल्यूट करते हैं तो फिर डिसोसिएट होगा। इसलिए जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, ये मोलर कंडक्टेंस है और यहाँ पे रूट सी है। तो पहले तो इसका क्या करता है, पहले थोड़ा बढ़ता है, फिर बाद में ऐसे एकदम इसका बढ़ जाता है। इसलिए जो है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको ग्राफिकल से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या लाते हैं, कोहलॉउस लॉ। इसको क्या किससे कैलकुलेट करेंगे, कोहलॉउस लॉ। कोहलॉउस लॉ। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किससे कैलकुलेट करेंगे, कोलराउस लॉ से कैलकुलेट करेंगे, कोलराउस लॉ। तो अब हेडिंग डालो, कोलराउस लॉ, हेडिंग डालो कोलराउस लॉ। देखो कोहलॉउस लॉ क्या होता है। अगर कोहलॉउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, उन्होंने बताया था कि कोई अगर सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, सपोज दैट उन्होंने बताया कि NaCl है, यहाँ पे NaCl है, तो उन्होंने बताया कि जो NaCl की जो मोलर कंडक्टेंस होगी, जो NaCl की जो मोलर कंडक्टेंस होगी, तो इसमें जो सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, उन्होंने बताया कि जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर NaCl की अगर हम मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने बताया कि सोल्यूशन में जो कैटायन है, जो सोल्यूशन में जो कैटायन प्रेजेंट होगा उसका कैटायन प्रेजेंट होगा, और सोल्यूशन में जो एनायन प्रेजेंट होगा उसके क्या होगा, सम के इक्वल होगा। कोहलॉउस ने बताया कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम उसकी मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो उन्होंने बताया कि सोल्यूशन में जो कैटायन है और जो एनायन है उसका जो सम होगा, कैटायन एनायन का जो सम होगा
उसके सम के इक्वल क्या होगी उसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। उन्हें बताया कि जो कैटायन का जो कंडक्टेंस होगा, एनायन की जो कंडक्टेंस होगी, उसका जो सम आएगा वो सम किसके इक्वल होगा, वो उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो जो कैटायन एनायन का जो सम होगा, कैटायन एनायन के सम को ही क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जब कैटायन एनायन का जो सम होगा वह उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। देखते हैं कोलास का की डिफिनेशन क्या होता है। उन्होंने बताया था कि द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स एनायन एंड कैटायन। वही तो बता रहे थे कि जो इसका एनायन और कैटायन का जो मोलर कंडक्टेंस जो सम होगा वो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी, इक्वल होगी। उन्हें सपोज दैट हमने बताया था कि अगर NaCl की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl है, तो अगर NaCl की अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे NaCl की, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na और क्या हो जाएगा ये Cl का कंडक्टेंस। तो Na कैटायन का उसका जो सम, कैटायन एनायन का सम जो होगा वो इसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस MgOH का होल ट्वाइस जगह ले लेते हैं। तो देखो ये Mg है तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा Mg, यानी कि कैटायन हो गया प्लस का 2। अब OH कितने हैं 2, ये जो इसका कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई में होगा। OH कितने हैं 2, तो इसको क्या करेंगे 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना होगा उसकी जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो एल्युमिनियम का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये Al+3 होगा। SO4 का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोलास ने बताया था कि जो इसकी कंडक्टिंग पावर होती है तो उसके कैटायन एनायन के सम के क्या होगी, इक्वल होगी। जो कैटायन एनायन होगा और उसके कैटायन एनायन के सम के इक्वल होगी। डिफिनेशन की थी द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स एनायन एंड कैटायन। तो बताया कि NaCl की अगर बात करेंगे तो Na+Cl, MgOH के होल ट्वाइस की बात करेंगे Mg+2OH- Al2SO4 के होल थ्राइस की बात करेंगे Al+3 और SO4-2। इसको नोट करो और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है इसका। न्यूमेरिकल कह रहा है द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर HCl, NaCl एंड CH3CONa आर 426.1, 126.5 and 91.0 ओम इनवर्स CM स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड। कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस जो एसिटिक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टेंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे बात करते हैं गिवन क्या है, HCl गिवन है, जो मोलर कंडक्टेंस HCl है, तो HCl की जो मोलर कंडक्टेंस कितनी गिवन है, मोलर कंडक्टेंस जो HCl है 4.6.1 और NaCl है, NaCl की जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितनी है 126.5 और CH3CONa है, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस गिवन है 91.0। ये मोलर कंडक्टेंस गिवन है। अब कह रहा है कि जो कैलकुलेट किसकी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है CH3COH, इसकी जो है कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होगी। अब देखो CH3COH, अब हमें CH3COH लाना है क्या, HCl है, NaCl है और CH3ONa है। अगर इस Na में Na की जगह हट के अगर H लग जाता है, Na की जगह अगर हट के H लग जाता है तो क्या फाइंड हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा। तो हमें Na की जगह अगर H लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर दे और इसको हम लेस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम लेस कर देंगे। देखो ये फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड निकालना है, मोलर कंडक्टेंस जो है एसिटिक एसिड की फाइंड करना है। तो क्या करना है, जो इसको हम ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, मोलर कंडक्टेंस CH3CONa प्लस मोलर कंडक्टेंस HCl और लेस क्या कर दें, मोलर कंडक्टेंस
NaCl, वही तो हम लेस करेंगे इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो इसको जब निकालेंगे इससे लेस करके तो जो आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा। चाहे इसको देख लेते हैं। जो CH3CONa है मोलर कंडक्टेंस, जो CH3CONa है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो किसमें टूटेगा, CH3CO माइनस और Na+। HCl जो है, HCl को अगर तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा, H+ और Cl माइनस। NaCl को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा Na+ और Cl माइनस, यही तो हो जाएगा। अब इसको इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। CH3CONa को किसमें, CH3CO माइनस और Na+, CH3CO माइनस Na+, ये आ जाएगा HCl, H+ Cl माइनस। NaCl को क्या करेंगे, माइनस Na+ और Cl माइनस। इसको जब ऐड करेंगे CH3CO माइनस Na+ H+ Cl माइनस Na+ और माइनस। अब देखो ये Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, CH3COH जो आएगा CH3CO माइनस, यही तो आ जाएगा। हमें फाइंड तो यही करना है, CH3COH। यानी कि हमने क्या किया, जो इक्वेशन जो है फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दिया। इक्वेशन यहाँ पे लिख लेना कि एडिशनल इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दिया और थर्ड को क्या कर दिया, उसमें लेस कर दिया, सेपरेट किया। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड को ऐड करते हैं और थर्ड को लेस कर देते हैं। आप ऐसे देख लो कि CH3COH हमें फाइंड करना था, है क्या, CH3CONa है और HCl है और NaCl है। तो हमें CH3COH फाइंड करना है, जहाँ Na है वहां पे क्या जाना चाहिए, H। तो हम क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे ये H यहाँ पे आ जाएगा तो NaCl एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब NaCl एक्स्ट्रा हो जाएगा तो NaCl को क्या करना पड़ेगा, लेस कर देंगे। तो यही तो आ जाएगा CH3COH CH3CONa और ये ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। इसको ओपन किया तो ये क्या, CH3CO माइनस Na में टूटेगा। HCl क्या, H+ और Cl माइनस में टूटेगा। NaCl जो है Na+ और Cl माइनस। फिर इक्वेशन जो है क्या किया हमने, इसको ऐड किया है तो ये पुट कर लिया, NaCl ये पुट कर लिया। ये जो जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, वही आ गया CH3CO माइनस और H+। इसकी वैल्यू रख के अगर हम पुट करके देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। CH3COH हमें फाइंड करना था, CH3CONa और HCl माइनस NaCl। CH3CONa की वैल्यू क्या है, 91 और HCl की वैल्यू क्या है, 426.1। NaCl क्या है, 126। इसको जो सॉल्व करेंगे 390 Cm स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ, ओम इनवर्स Cm स्क्वायर और मोल इनवर्स वैल्यू आ जाएगी 390। सॉल्व कर लो और इसको नोट कर लो। 390.6 आएगी, 126.5 नोट कर लो।